स्वागत है आप सभी का पर। आज हम बात करेंगे इम्पीडेंस के बारे में। ये इम्पीडेंस क्या होता है? देखिए, जो इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर टर्म्स है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है हमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कौन से टर्म को कहाँ यूज़ करना चाहिए, और इन सब का जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर जो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए हमारे ब्रेन में, वो नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को करने वाले हैं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता आपको रेजिस्टेंस के बारे में जो है कुछ जानकारी देने की ज़रूरत है। इसके पहले भी जो है हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से बताया था ये रेजिस्टेंस क्या होता है। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, ये जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे वो रुकावट डालेगा, उसे रोकेगा और अपोज करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को जो है हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब कितना ज़्यादा अपोज करेगा, कितना ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो अपोज करेगा। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है रेजिस्टेंस के बारे में। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि जो वायर का क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना बड़ा वायर ले रहे हैं उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पढ़ा है बचपन में, R=ρL/A होता है, जानते हैं हम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है क्या ये? नहीं। करंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या ये? नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं, R=V/I होता है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में वोल्टेज भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है। तो भाई वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे 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 तो आर का वैल्यू तो ज़्यादा आएगा, तब तो ये डिपेंड करेगा। इसी बात बोल रहे हो तुम? अरे भाई तुम ये समझो कि ये ओम्स लॉ है क्या। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो ना तो करंट भी इंक्रीज करेगा। वोल्टेज करंट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये इसके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है जो कि आर के बराबर है। V/I=R। ये आर को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाह रहा है, यहाँ से मैं यही बताना चाह रहा है कि मान लीजिए आप एक छोटा सा बेसिक सा सर्किट ले लीजिए। एक रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, आपने एक वोल्टेज सप्लाई लिया है, आप जो है 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। जब 10 वोल्ट अप्लाई करोगे तो कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और फिर जब इसको वोल्टेज और करंट का आप रेशियो लेते हैं, यानी कि जो 10 वोल्ट है और करंट है जो हमारे पास 5 फ्लो हो रहा है, उसका रेशियो ले रहे हैं, तो आपका जो है आर निकल के आएगा जो कि 2 है। आपको 2 दिख रहा है, राइट? अब मान लीजिए इस 10 की जगह पर आप 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, तो जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या करंट सेम रहने वाला है? करंट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ओम्स लॉ ने ये कहा था कि वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शनल में, उसी रेट में जो है हमारा करंट भी इंक्रीज करेगा। तो करंट भी जो है हम देख रहे हैं कि 10 एम्पियर का करंट हो गया। मल्टीमीटर हमने लगा करके देखा, हमने एमीटर लगा के देखा, देखे और यार 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर हमने रेशियो ले लिया, फिर रेशियो लिया 20/10 रेशियो लिया, तो 2 ओम का जो है हमारा आ रहा है। यानी कि इसका रेशियो हमेशा वही आ रहा है जो हमारा रेजिस्टर हमने लिया है। इससे ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब सर्किट बना रहे हो तो उससे में जितना रेजिस्टेंस है आपके ओवरऑल सर्किट का वो फिक्स हो गया। डिपेंड नहीं करता है कि आप वोल्टेज क्या दे रहे हो, करंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इस सर्किट को कंसिडर कीजिए। देखिए, ये कोई नया सर्किट नहीं है, वही सर्किट है, उसमें बस हमने सीरीज में एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है। अब ये इंडक्टर क्या है? इंडक्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर समझाया था कि ये जो इंडक्टर है ये करंट के चेंज को अपोज करता है। रेजिस्टेंस जो है हमारे करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है उसको वो अपोज करेगा, तो उससे हम रेजिस्टेंस कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि ये करंट के फ्लो को अपोज नहीं कर रहा। अगर 5 एम्पियर का करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर 5 से 4 हुआ, चेंज हुआ, 5 से 4 हुआ, 3 हुआ, चेंज हुआ ना, तो इसको दिक्कत होने लगता है। तो ये जो दिक्कत होने लगता है तो ये क्या करता है? ये उसको अपोज करता है। कैसे अपोज करता है, क्या करता है, ये सारी बातें अगर आपको जानना है डिटेल में तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है इस वीडियो में, तो आप जाकर के जो है देख सकते हैं। तो बस इतना अभी आपको याद रखना है कि ये करंट के चेंज को अपोज करता है। तो जैसे ही मैंने इस सर्किट में 10 वोल्ट का सप्लाई दिया है, चूंकि यहाँ पे हमारा 2 ओम का रेजिस्टर है और एक इंडक्टर कनेक्टेड है 0.1 हेनरी का, और फिर हमने देखा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, मेजर किया हमने, तो देखा कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि V/I का रेशियो निकालते हैं। मतलब हमारा 10 वोल्ट है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो V/I का रेशियो है वो हमारा कहीं ना कहीं 2 आ रहा है। अब ये 2 हमें क्या बता रहा है? ये 2 हमें ये बता रहा है कि जो सर्किट है उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, जितना करंट को अपोज करेगा वो 2 है, और जो कि आर के बराबर है। यहाँ पे देखिए आर का भी वैल्यू हमारा 2 ओम दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी सर्किट में ये डीसी वोल्टेज की जगह पे, बैटरी की जगह पे हम एसी सोर्स लगाते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का 10 वोल्ट ही रखते हैं। अब देखते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है।
अब अगर करंट का वैल्यू हम देख रहे हैं तो देख करके हैरान हो जाओगे। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.89 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यानी कि पहले 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अभी 0.89 एम्पियर, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब ये इतना ज़्यादा कम क्यों हुआ, समझ नहीं आ रहा है। मतलब सारी चीज़ें तो सेम है, कुछ तो हमने चेंज नहीं किया है। हमारा रेजिस्टर भी वही है, 2 ओम वही रेजिस्टर है, इंडक्टर का वैल्यू 0.1 हेनरी है, बस हमने, और वोल्टेज भी हम वही 10 वोल्ट का ही अप्लाई कर रहे हैं। बस चेंज किया कि हमने यहाँ पे सप्लाई का नेचर, यानी कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे हमारा डीसी सप्लाई था, यहाँ पे हमारा एसी सप्लाई है। वहाँ से निकलने वाला जो करंट था उसका नेचर डीसी करंट था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। यहाँ जो करंट निकल रहा है वो अल्टरनेटिंग इन करंट है, जो अपने डायरेक्शन को भी बदल रहा है और साथ ही साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी जो है लगातार चेंज होते जा रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करंट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है उसको अपोज करता है, यानी कि अब इंडक्टर भी अपोज करेगा। इसी वजह से जो ओवरऑल हमारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस था वो बदल गया और वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसी वजह से हमारा करंट कम हो गया, क्योंकि V बाई आई का आप रेशियो लोगे तो आपका क्या आएगा, V बाई आई का जो रेशियो है वो आपका करीबन जो है 10.20 आ रहा है। पहले हमारा V बाई आई का रेशियो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, विच इज इक्वल टू R, R के बराबर आ रहा था। पर अभी आप इसको R के बराबर बोल सकते हो, R के बराबर तो आपका नहीं है, यानी कि V बाई आई को आप R नहीं लिख सकते हो, तो V बाई आई को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप Z लिखेंगे, और इसी Z को जो है हम इम्पिडेंस कहते हैं। तो इन सब को अगर हम कंक्लूड करें और आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें, तो जब भी हम एसी सर्किट की बात करते हैं, यानी कि जब हमारा सप्लाई जो है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, तो हमने देखा कि ये जो इंडक्टर है वो भी हमारे करंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ इंडक्टर ही नहीं, कैपेसिटर भी जो है हमारा जो है करंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो इन सब का अगर हम टोटल कर दें कि ये जो रजिस्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब मिलकर के कितना करंट को अपोज कर रहा है, तो उसे हमने एक नया टर्म दे दिया है, उसे हम इम्पिडेंस कहते हैं। इसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी नाम दे रखा है। रेजिस्टर कितना हमारे करंट को अपोज कर रहा है उसे हम रेजिस्टेंस ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ओवरऑल जो ये सब मिलाकर के कितना अपोज करेगा उसे हम इम्पिडेंस कहते हैं। और अगर हम सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करें कि ये दोनों मिलकर के कितना करंट को अपोज कर रहा है, तो उसे हमने और एक नया नाम दे दिया है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस। और अगर और भी स्पेसिफिक हम बात करें कि कैपेसिटर कितना करंट को अपोज कर रहा है, तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं आप। इंडक्टर कितना करंट को अपोज कर रहा है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा टर्म कहाँ पे यूज करना है एक ही चीज। अगर आप देखोगे कि सब करंट के फ्लो को अपोज ही कर रहा है, पर कौन से जगह पे कौन सा टर्म यूज करना है, ये नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन सब को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रेजिस्टेंस में आपको पता है R से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इंपिडेंस को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिएक्टेंस को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन सब का जो यूनिट है वो सेम है, वो ओम ही है, इन सब का यूनिट ओम ही है। अब देखिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, कैपेसिटिव इंडक्टेंस की बात करूं तो उसको XC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं तो उसको XL से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही इनके फॉर्मूलेस भी होते हैं। जैसे R का आपको पता है ना, रो L बाई O होता है, वो L लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो x इज इक्वल टू जे एल ओमेगा होता है फॉर्मूला इसका। तो L तो आपको पता है, इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, जो कि पहले सर्किट में आपको पता था 0.1 हेनरी हमने लिया था, तो वो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू होती है। और ओमेगा क्या, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी आपको AC में ही सुनने मिलता है, DC में आपको फ्रीक्वेंसी सुनने नहीं मिलता है। DC की फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं तो आपको क्या बोलोगे, जीरो होता है। तो जीरो अगर पुट भी करोगे यहाँ पे, तो आपका XL का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर वाला सर्किट में पुट करते तो XL का वैल्यू जीरो आ जाता है। यानी मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो जीरो हो जाता है, वो हमारे करंट को फ्लो को अपोज नहीं करता। यही समझ में आ रहा है यहाँ से, और यही चीज़ तो हमने कही थी वहाँ पे। बट AC के केस में क्या है, वहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी तो होता है ना 50 हर्ट्ज, जानते हैं आप हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो रेडियन में भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 2πf वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू। तो इसलिए जो है वहाँ पे हमें XL का वैल्यू आपको देखने मिलेगा। XL का वैल्यू देखने मिलेगा, तो वो XL क्या है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि वो कितना इंडक्टर हमारे करंट को अपोज कर रहा है, तो वो हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम का जो अपोजिशन है वो भी बढ़ जाएगा, R के साथ ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जो है रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया था और हमारा करंट का जो वैल्यू है सर्किट में वो कम हो गया था। तो एक तरीके से जो भी हमने अभी तक समझा था उसको मैथमेटिकली हमने प्रूफ भी कर लिया। तो खैर, हमने सोचा था कि आपको इक्वेशंस वगैरह नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट
बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से आप देखें, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आपको कंसेप्चुअली आपका क्लियर हो गया होगा कि ये इम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे कौन सा टर्म को यूज़ में लेना है, कैसे हमें जो है चीज़ों को विजुअलाइज़ करना है।